दुनिया में एक ऐसी कौम है जो तेजी से क्रिप्टो करेंसियां खरीद रही है। इस मुल्क ने ब्लॉकफाई को भी चूना लगाया और $30 मिलियन ले उड़ा। इस मुल्क ने सेल्सियस में भी अपनी क्रिप्टो रखवाई और स्टेकिंग सर्विस का फायदा उठाया। लेकिन ये मुल्क तेजी से बिटकॉइन, इथेरियम और दूसरी क्रिप्टो करेंसियां इकट्ठी कर रहा है। ये मुल्क कौन है और आखिर क्या चाहता है, ये बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी, लेकिन ये याद रखें, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। दुनिया के बड़े से नक्शे पर अलग थलग एक छोटा सा मुल्क है जिसे हम भूटान कहते हैं। यह मुल्क अपने खूबसूरत नज़ारों, पहाड़ों की चोटियों, खानकाहों और खुशी के इंडेक्स में सबसे ऊपर होने की वजह से जाना जाता है। यहाँ मुआशी तरक्की पर, अवाम की फलाह पर नजर रखी जाती है। इस मुल्क को सिर्फ 20 साल पहले ही सेलुलर फोन नेटवर्क ने सपोर्ट करना शुरू किया था। ऐसे में ये शायद ही कोई अंदाजा लगा सकता कि ये मुल्क खुद क्रिप्टो ट्रेडिंग में मुलव्वस है, बल्कि बिटकॉइन को अपने खुफिया रिजर्व का दर्जा भी देता है। भूटान ने पिछले कुछ अरसे में लाखों डॉलर के बिटकॉइन और इथेरियम खरीदे हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि भूटान ने कभी इसका ऐलान नहीं किया और यह कहानी कभी भी सामने नहीं आती अगर भूटान की सरकारी एजेंसी पर यह केस ना होता। यह सरकारी एजेंसी भूटान हुकूमत के लिए दुनिया भर में सरमायाकारी करती है। जिस पर फंड्स की खुर्द-बुर्द का इल्जाम लगा तो उन्होंने अपनी सरमायाकारी की तफसीलात फिर पेश कर दी और इन तफसीलात के सामने आने पर मालूम हुआ कि भूटान का $2.9 बिलियन रखने वाला सरमायाकारी का इदारा ब्लॉकफाई और सेल्सियस का सारफ था, जो अब दोनों तबाह हो चुके हैं। ड्रोक होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट को 2007 में शाही चार्टर के जरिए कायम किया गया। इसका मकसद मुल्की दौलत को महफूज बनाना है। 2022 में ड्रोक ने एक खुफिया क्रिप्टो पोर्टफोलियो तैयार किया। इस इन्वेस्टमेंट के तहत मुख्तलिफ क्रिप्टो स्टार्टअप्स को फंडिंग भी की गई और स्टेकिंग सर्विसेज का भी फायदा उठाया गया। ब्लॉकफाई ने जब दिवालिया होने के बाद अदालतों से रजू किया तो मालूम हुआ कि ब्लॉकफाई ने भूटान के फंड पर $30 मिलियन का कर्जा वापस न करने का इल्जाम आयद किया है। ब्लॉकफाई के दायर मुकदमे में यह भी बताया गया है कि फरवरी 2022 में ड्रोक ने $30 मिलियन उधार लिए। इन्हें पेमेंट स्टेबल कॉइन में भी की गई, लेकिन ड्रोक ने कर्ज की मुकम्मल अदायगी नहीं की और पैसे अदा करने से इनकार कर दिया। यहां तक कि कोलेटरल में मौजूद 1888 बिटकॉइन भी वापस ले लिए। ड्रोक ने अब भी ब्लॉकफाई के $8,20,000 वापस करना है, लेकिन ड्रोक ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया। इनका कहना है कि ब्लॉकफाई के साथ मामला तय पा गया है। ब्लॉकफाई के वकला ने भी अब इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली है। फिर सेल्सियस की दिवालिया रिपोर्ट बताती है कि ड्रोक को उन्होंने भी इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स की फहरिस्त से निकाल दिया था। रिकॉर्ड से यह भी मालूम हुआ है कि सेल्सियस में ड्रोक का अकाउंट था जिसका नाम ड्रोक प्रोजेक्ट फंड था। इसने अप्रैल और जून 2022 के दरमियान बेतहाशा ट्रांजैक्शंस की। इसने बिटकॉइन, इथेरियम समेत कई क्रिप्टो करेंसियां जमा भी कराई और निकाली भी गईं। ड्रोक ने 3 महीने में $65 मिलियन से ज्यादा क्रिप्टो निकलवाई और तकरीबन $18 मिलियन के डिजिटल असासे जमा कराए। ड्रोक ने क्रिप्टो में कई मिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी की। यह किसी भी हुकूमती होल्डिंग कंपनी के लिए काफी अजीब सा काम लगता है, क्योंकि ऐसे फंड्स का मकसद आमतौर पर घरेलू मंसूबों में सरमायाकारी होता है। दुनिया भर में वेल्थ मैनेजर्स कई सालों से ये बातें कर रहे हैं कि हुकूमती फंड्स क्रिप्टो करेंसियां खरीद रहे हैं, लेकिन कभी इसकी तस्दीक नहीं हुई क्योंकि ये फंड्स कभी भी अपनी होल्डिंग सामने नहीं लेकर आते। अगर हम क्रिप्टो से इंटरेक्ट करने की बात करें तो इनडायरेक्टली ये मौजूद है। नॉर्वे गवर्नमेंट का पेंशन फंड दुनिया का सबसे बड़ा खुद मुख्तार फंड है। ये दुनिया भर की कई कंपनियों में सरमायाकारी करता है। इसी फंड ने माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर्स भी खरीद रखे हैं।
आप सब जानते हैं कि माइक्रो स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा बिटकॉइन रखने वाली कंपनी है। सिंगापुर के 403 बिलियन डॉलर फंड की टीम एस के बारे में भी ये अफवाहें मौजूद हैं कि इसने भी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेकिन इन्होंने कभी ना तो ये तस्लीम किया है और ना ही कभी इस बात को झुटलाया है। चीन, नेपाल और भारत के दरमियान सैंडविच बना भूटान, इसकी बादशाही ने हमेशा अपने मुल्क में मईशत को बढ़ाने के लिए ऐसे काम किए हैं जो बाकी मुल्क करने से डरते हैं। इसी मुल्क ने 1974 में अपने बॉर्डर ओपन कर दिए थे ताकि सयाहत बढ़ाई जा सके। अब शायद इन्होंने क्रिप्टो एडॉप्शन को फरोग देना शुरू किया है ताकि मईशत को नई शक्ल दी जा सके और अपने रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके। 2020 में ड्रोक ने स्टेक होल्डर्स की एक मीटिंग बुलाई और ब्लॉकचेन के इस्तेमाल पर गुफ्तगू की। इसी कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पहली बार मुल्क को क्रिप्टो हब बनाने पर भी बात की। फिर अगले साल क्रिप्टो कंपनी रिपल ने ऐलान किया कि वो भूटान के साथ मिलकर मरकजी बैंक की डिजिटल करेंसी बनाने का काम कर रहा है। रिपल फिर अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ मुकदमेबाजी में फंस गया तो इस पर काम लटक गया, लेकिन भूटान फिर एनएफटी स्पेस में भी आ गया और ब्लॉकचेन कार्बन क्रेडिट भी शुरू कर दिया। ड्रोक और रिपल ने डिजिटल करेंसी पायलट प्रोग्राम के बारे में कभी तफसील जारी नहीं की और ना ही कभी उसकी जुजियात बताई कि इसके ऊपर किस तरह से काम होना था। खैर, सिंगापुर की एक कंपनी इंफ्राब्लॉक्स टेक्नोलॉजीज ने भूटान को टोकनाइज्ड कार्बन क्रेडिट प्लेटफॉर्म तैयार करने में मदद की है। यह मंसूबा इंतहाई तेजी से बढ़ रहा है और इस साल के आखिर में लॉन्च भी हो जाएगा। भूटान के ये तमाम काम साबित करते हैं कि वो बिटकॉइन और क्रिप्टो में बहुत दिलचस्पी लेता है और ये मुमकिन है कि इसकी बैलेंस शीट पर इनके रिजर्व भी मौजूद होंगे। उम्मीद है कि आपको ये मालूमात अच्छी लगी होंगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय का कमेंट में बताएं। मैं इनको गौर से पढ़ता हूं ताकि अपना काम बेहतर बना सकूं। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर ये काम भी कर दें। आपकी मदद के बगैर मेरे लिए काम जारी रखना शायद मुमकिन ना होता, लेकिन आप लोगों ने हर मोड़ पर मेरी मदद की है, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं और आपसे मजीद मदद भी चाहता हूं। आप मुझसे ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं और इसके लिए मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि जरूर ऐसा करें और मुझे डीएम में अपनी राय से भी आगाह करें और मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।